रीड्स को मांगा के दुनिया में आए हुए आज 27 साल हो रहे हैं, लेकिन ये चीज लूफी और उसके क्रू के लिए बस 3 से 4 साल हुए होंगे। लेकिन हमने तो इन 27 सालों में बहुत सारी चीजें देख ली, इतनी मिस्ट्रीज, इतने कैरेक्टर्स और इतनी भयंकर सीन्स जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कुछ लोग तो अब इस दुनिया में रहे भी नहीं जो इसको आगे विटनेस कर पाएंगे। फिर भी अगर तुम ध्यान से देखो तो स्ट्रॉ हैट्स के इन 3 सालों में हमने उनको बहुत सारी चीजें एक बार से ज्यादा भी करते हुए देखा है, चाहे वो 2 नेशंस को 2 वॉरलॉर्ड से आजाद कराना हो या फिर 2 अलग अलग आर्क में 2 बहुत ही भयंकर शार्क्स को हराना हो ताकि वो एक लड़की की जान बचा पाए। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे रोजर के रास्ते को डिट्टो फॉलो करना। लेकिन आज हम एक ऐसे BGMI स्टाइल आर्क के बारे में बात करने वाले हैं जो हो सकता है हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया देन मैं बता देता हूँ। मैं आज लेजेंडरी गॉड वैली इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मरीन्स की तरफ से गार्प और उसकी फ्लीट, लेकिन फ्लीट एडमिरल कॉन्ग की बात मानकर आइलैंड पर आ गया, नोइंग कि उस आइलैंड पर कितने इनह्यूमन चीजें हो रही हैं। खैर ये इनह्यूमन चीजें क्या क्या हो रही थी वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या तुम्हें कुमा के फ्लैशबैक पर कोई डिटेल वीडियो चाहिए क्या। खैर बैक टू द टॉपिक। पायरेट्स की तरफ से रॉजर की पूरी क्रू, एंड यस ये यंग रॉजर है, वही बिना मूंछों वाला। एंड अगर ध्यान से देखो देन ये वाला रॉजर अपने स्ट्रॉ हैट्स के साथ है, जो बाद में शैंक्स फिर लूफी के हाथों दे देता है। ये पॉइंट बाद में काम आएगा वीडियो में, सो याद रखना। वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर सेलेस्टियल ड्रैगन के हीरोज यानी कि गॉड नाइट्स, जिनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता अदर देन द फैक्टर कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड वो इवन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को फांसी की सजा भी सुना सकते हैं। इनफैक्ट इनके पास इतनी पावर है कि अगर आप इनके टॉप रैंक करो तो आप एक्चुअली में गोरो से भी बन सकते हो। कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन होने के बाद भी डॉन किहोटे योगार्ड को, जो कि शिराहोशी की मम्मी के साथ मिलने के बाद फिशमैन राइट्स को लेकर एक ट्विटर एक्टिविस्ट टाइप का बन गया था, उस बेचारे को चढ़ा दिया फांसी पर। और इसको फांसी पर चढ़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि अभी तक का एक लौता ऐसा आदमी है गॉड नाइट में से जिसका नाम हमें पता है। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्क्रिप्टिंग इसका नाम है सेंट फिगारलैंड गार्लिंग। एंड ये नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। एलिजिडली हम ये बिलीव करते हैं कि ये शैंक्स का बाप भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो हमें यंग वर्जन मांगा में देखने को मिला था ये पूरी तरह से शैंक्स से मैच कर रहा था। और उतना ही नहीं, इस समय इसको एक गोरो से बना दिया गया है, सैटर्न को पेल दिया गया है, और अब ये बंदा नया गोरो से बन चुका है जो कि सैटर्न की जगह पर रिप्लेस करेगा। और जितने भी कांड सैटर्न करता था जैसे कि साइंस वगैरह वाले काम, आई थिंक अब ये बंदा टेक ओवर करने वाला है। खैर फिर भी ये इतना बड़ा महारथी नहीं है। आ जाते हैं उस बंदे पर जिसकी वजह से ये पूरी जंग चल रही थी। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कैप्टन ऑफ रॉक पायरेट्स एके दुर्योधन ऑफ वन पीस, यानी कि द इनफेमस रॉक्स डी ज़ेबेक, जिसका नाम सुन के पुराने टाइम पर वन पीस के लोगों में रूह कांप जाती थी। ये और कोई बंदा नहीं बल्कि इसने ऐसा क्रू बनाया था जो कि फ्यूचर योंको को उस टाइम पर सेट करने वाला था, क्योंकि इनके क्रू में कोई छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि वन पीस के टॉप नॉच पायरेट जैसे कि ऑल फादर व्हाइट बियर्ड, शिकी, बिग मॉम, इवन काइडो जैसे लोग थे। खैर इनकी बैक स्टोरी के बारे में कई बार बात हो चुकी है, बट इस समय बात करना बहुत जरूरी था क्योंकि आगे के पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगली बड़ी वॉर होने वाली है एल्बाफ पर। एल्बाफ बहुत जल्दी शुरू होने वाला है क्योंकि एगेड आइलैंड अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एंड में भी शायद एक और चैप्टर रह जाएगा रास्ते में, जिस वे में गोरोसे ने कंफर्म किया है कि वो लूफी एंड जायंट्स का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग तो रहा है कि लूफी और उसकी क्रू एल्बाफ में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे जो जंग आ रही है उससे ये बच नहीं सकते। एंड हियर इज माय प्रेडिक्शन कि जिस वे में हमारे ओडा सेंसे को पैरेलल ड्रॉ करना इतना पसंद है, एंड ऐसा मेरा मानना है कि बहुत जल्दी एक वॉर छिड़ेगी बिटवीन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स विद द न्यू जेन हीरो ऑफ मरीन, दैट इज कैप्टन कोबी। इस पे गार्प ने अपना बेट लगाया है और लूफी जिस पर शैंक्स ने अपना बेट लगाया है, एंड रॉजर के विल को एज ए स्ट्रॉ हैट पास किया है। क्यों याद आया ना कि ये वही स्ट्रॉ हैट है जिसको रॉजर ने गॉड वैली इंसिडेंट में पहना था। इसी के बारे में मैं वीडियो के स्टार्ट में बोला भी था। एंड इतना तो हमें पता है कि लूफी एंड कोबी की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, एंड दोनों एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, एंड दोनों ही मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का भला करते हैं, क्योंकि लूफी बीइंग द एक्चुअल सन गॉड एंड कोबी वांटिंग टू बी अ हीरो ऑफ मरीन्स, सो इट इज गिवन। अगर रीजन सॉलिड हुआ देन वो दोनों एक टेम्पररी अलायंस फॉर्म करने से पहले बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। एंड हमारे लूफी ने तो ऑफ पेपर स्मोकर से भी कई ओकेजन्स पर अलायंस बिल्ड करी है। एंड अभी रिसेंट के चैप्टर में जैसे जैसे वेगापंक ने चीजों को रिवील कर दिया वन पीस के वर्ल्ड के लोगों के सामने, तो कोबी का भी एक गोल बन चुका है कि जैसे गार्प ने रॉजर को रोकने की कोशिश की थी उसी तरह से अब कोबी लूफी को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये तो वो गार्प एंड रॉजर वाला पैरेलल। अब बात करते हैं रॉक पायरेट्स के क्रू के बारे में, जिसके क्रू में से किसी ने उसे बिट्रे किया था इन द एंड, या फिर ऐसा मानते हैं कि उसको किसी ने बिट्रे किया था, वरना रॉक्स को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इधर से मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है कि इट विल बी द क्रॉस गिल्ड
गिल्ड जो ब्लैक बियर्ड के साथ एक अलायंस बनाएंगे टू डील विथ कोबी, लूफी एंड यस शैंक्स। हाँ, तुम लोग बोलोगे क्या भाई कुछ भी बक रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ समय पहले तो तुमने बताया था कि क्रॉस गिल्ड बस अपना काम करने आएंगे, तो फिर आखिर वो लोग अलायंस बनाने के पीछे कैसे आ गए, वो भी ब्लैक बियर्ड के साथ? तो भाई देखो ऐसा नहीं है, मैंने प्रॉपर रिसर्च किया है एंड इन चैप्टर नंबर 1082 हमने बगी को पूरी तरह से पायरेट किंग बनने की तैयारी करते हुए देखा है। वो इवन अपने जान की बाजी लगाकर मीहॉक एंड क्रोकोडाइल के मुंह पर बोलता है कि वो पायरेट किंग बनना चाहता है एंड मीहॉक यहाँ पर बोलता है कि तू सीरियसली चाहता है कि मैं अकेले शैंक्स, लूफी, ब्लैक बियर्ड से लड़ूं? सो आई थिंक ब्लैक बियर्ड के साथ मिलकर क्रॉस गिल्ड हमला बोल सकती है। इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं अलायंस फॉर्म करने के। इवन ब्लैक बियर्ड को भी पता है कि वो शैंक्स की क्रू को नहीं संभाल सकता अकेले, सो ये उसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। पॉनिग्लिफ एंड पैसा वगैरह भी एक्सचेंज हो सकता है शायद से, नोइंग क्रोकोडाइल कि वो कितना भयंकर बिजनेस करने में लगा हुआ है एंड ब्लैक बियर्ड के फंड्स एंड ब्लैक बियर्ड को भी ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो ये है यहाँ की कि ऐसा हमारे कम्युनिटी पर कई सालों से एज्यूम करके थ्योरीज बनाई गई हैं, मे बी बगी एक्चुअली बेटा है रॉक्स का जिसको रॉजर ने अडॉप्ट किया था। खैर अगर तुम्हें इस थ्योरी पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। बैक टू द टॉपिक, आई थिंक ये बगी ही होगा जो बिना मीहॉक एंड क्रोकोडाइल को इन्फॉर्म करे बिट्रेयल करेगा एंड ये बात मैं इस अजम्पशन से बोल रहा हूँ क्योंकि बगी इन द एंड एक फट्टू है एंड जब उसको मौका मिलेगा वो मीहॉक एंड क्रोकोडाइल को छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन बगी कितना भी फट्टू क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि बगी ऐसे एम मोमेंट पर छोड़कर भागेगा जब उसका गोल वन पीस को खोजना बन चुका है, बल्कि इन द एंड क्रॉस गिल्ड पूरा का पूरा मिलके ही ब्लैक बियर्ड को इग्नोर करेगा। यानी कि ये लोग ब्लैक बियर्ड के साथ एक अलायंस तो बनाएंगे मगर टाइम आने पर उसे ही उल्टा चोट देंगे। खैर ये तो हो गई रॉक्स के ऊपर की बात। अब बात करते हैं अबाउट द वन who actually carry the will and the dream of Zebek, जिसके शिप का नाम भी Zebek पर बेस्ड है। जी हम बात कर रहे हैं मार्शल डी टीच एके ब्लैक बियर्ड की, द एम्परर ऑफ डार्कनेस हिमसेल्फ। एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये ब्लैक बियर्ड भी Zebek जैसा ही पीटेगा। आई मीन इसके क्रू पर लिटरली एक एडमिरल बैठा है भाई। खैर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ब्लैक बियर्ड अपना थर्ड डेविल फ्रूट इसी जगह पर रिवील करे एंड आई थिंक ये फ्रूट ही वही फ्रूट है जो ब्लैक बियर्ड को ऑफ स्क्रीन पर बार बार जिता देता है, जैसे अगेंस्ट एस या फिर रिसेंटली हो गया हमारा ट्रेफलगर लॉ। एंड खैर लूफी एंड कोबी का तो ब्लैक बियर्ड पर अलग ही गुस्सा जमा हुआ है ड्यू टू गार्प बीइंग इन प्रिजन। और ये चीज भी मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ कि गार्प अभी जिंदा है, क्योंकि अगर अराबास्ता का पेल और ओहारा का सोल जिंदा हो सकता है देन तुम्हें लगता है क्या कि गार्प बर्फ की वजह से जमकर मर जाएगा? क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने देखा उसने बर्फ को कितने आराम से तोड़ दिया था। खैर इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा शैंक्स का, जो फिगारलैंड को इस फाइट पर रिप्रेजेंट कर सकता है एंड शायद इस फाइट में शैंक्स के ऊपर गवर्नमेंट का जासूस होने की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सच हो सकती है। बोनी और वेगापंक मिलकर शायद कुमा और इवानकोव को यहाँ पर रिप्लेस करने जैसा होगा एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट का यहाँ पर मेजर ऑब्जेक्टिव होगा कि किसी भी हालत में वेगापंक को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो उसको टर्मिनेट करने में फेल हो चुके हैं। खैर वेगापंक की बात करें तो उसकी चीजें इस समय बहुत अजीब चल रही हैं। एज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1125 के अभी स्पॉयलर्स आए हुए हैं, जहाँ पर हमें पता चला कि कुछ वेगापंक्स का दिमाग एक साथ कंबाइन हो चुका है और लिलिथ इस समय इन लोग के साथ एल्बाफ आइलैंड पर जा रही है। तो अल्टीमेटली प्राइम वेगापंक कौन होगा वो आने वाले चैप्टर में पता चलेगा एंड क्वाइट पॉसिबली इस समय लिलिथ को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रॉ हेड क्रू को ज्वाइन कर सकती है। खैर मैं तो वेट नहीं कर सकता कि ये स्टोरी किस तरह से अनफोल्ड होगी, क्योंकि गॉड वैली पार्ट 2 होना तय है। और इस बार तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा लूफी ब्लैक बियर्ड के क्रू की मां चोद दे, क्योंकि पिछले 10 साल का बदला लेना बाकी है। एंड इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो खत्म होती है कि कैसे वन पीस का वर्ल्ड खुद को रिपीट कर रहा है। आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक कर दो एंड अगर तुम्हें मार्को के डेविल फ्रूट के सीक्रेट्स या फिर बोनी के डेविल फ्रूट के सीक्रेट्स को जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।